बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। मुल्क की सियासत पर बात हस्बे हाल करना पड़ेगी, बददस्तूर अबर आलूद है। बिलखुसूस अगर हम कराची और सिंध की सियासत का जिक्र करें, क्योंकि जमात इस्लामी से जहाँ PTI मिली वहाँ आज मुत्तहदा के वक्त की मुलाकात भी हुई। मुत्तहदा चाहती है कि जमात इस्लामी उनका साथ दें हल्का बंदियों के मामले पर। जमात इस्लामी का बज़ाहिर मौक़िफ़ ये है कि इंतखाब मुकर्रर मुद्दत पर हो, हल्का बंदियों से हमारा लेना देना नहीं है जी। मुकर्रम वक्त पर जो 15 की तारीख दे रखी है। मुत्तहदा जो कि इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की भी और दीगर की वफाक में, वो अपनी ही इत्तेहादियों के खिलाफ 9 जनवरी को धरना भी देना चाहती है। तो कराची की सियासत कहाँ खड़ी है, डेडलॉक क्यों है, आगे क्यों नहीं बढ़ी, इस पर बात होगी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से भी और साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब से भी, जो कि नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान भी हैं। उनको इसलिए भी ज़हमत दे रखी है आज के प्रोग्राम में कि मरीम नवाज़ साहिबा को नई ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक तज्ज़िया और एक इत्तला ये है कि सीनियर नायब सदर बनने के बाद मरीम नवाज़ साहिबा के लिए पार्टी की सदर बनने की राह भी हमवार हो गई है। उनको दरपेश चैलेंजेस क्या होंगे, कब वो वापस आएंगी, और नवाज शरीफ साहब तो पर तो रहे थे जल्द वापस आने में, ताख़ीर क्यों हुई, ये सारे मौज़ूआत उनके सामने रखेंगे। और फिर इमरान खान साहब पर जो हमला केस है उसमें सरकार का एक अपना मौक़िफ़ है। PTI भी आज कुछ सवाल लेके आई है। GID के हवाले से फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अगर PTI ने वाइट पेपर इकॉनमी पर जारी किया था तो आज डार साहब भी अदाद शुमार के ज़रिए उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और कह रहे थे कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हरगिज़ नहीं करेगा। दूसरा अहम मामला जो है वो हमारे कौमी रहनुमाओं की रहनुमाई का है। उसकी वजह यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब अगर बिजली बचत करने की तरकीब बता रहे थे, उससे होने वाले फ़ायदे बता रहे थे और कह रहे थे कि बच्चे कम पैदा होंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने उन्हें ट्वीट की सूरत में एक बड़ा अजब जुमला कसा है। और फिर मुर्गी अगर महंगी हो रही है तो वफाकी वज़ीर खुराक तारिक बशीर चीमा साहब कहते हैं मुर्गी खाना छोड़ दें क्योंकि इसमें जहरीली फ़ीड होती है। और फिर ये भी कहते हैं आटे गंदम का बहरान जो उसका वफाकी हुकूमत से लेना देना नहीं है, तो फिर किसका है, ये भी समझ। तो ये जो आटे के बहरान और उसकी महंगी कीमतों के ऊपर कल हमने प्रोग्राम किया, उस पर मुल्क भर से शामी साहब बहुत ज़्यादा फ़ीडबैक आया। ईमेल्स भी आई, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स भी, सोशल मीडिया के ज़रिए भी लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी आप ये तो बता रहे थे कि इस शहर में 20 किलो को थैला कितने रुपए किलो मिल रहा है और कितना महंगा हुआ है, आप ये क्यों नहीं बात कर रहे कि किसान की खबर किसे है, किसान क्यों कर ये फसल बोए, जबकि उसकी जो खाद के, बीज के और फ्यूल के अखराजात हैं वो सरकारी रेट जो फ़ी मन का होता है उसके मुताबिक नहीं रखते। तो वो भी ज़ेर बहस हम लेके आएंगे मामला। सपोर्ट प्राइस तो मुकर्रर होती है ना, इसीलिए जी। और सिंध ने 4000 रुपये मुकर्रर की है, पंजाब ने शायद 3000 रुपये। ये 4200-4400 तक की थी कि सिंध ने सबसे पहले यहाँ तक ले गए थे वो। हाँ, लेकिन यह है कि ये बैठ कर तय हो सकती है ना बात। जो किसानों के नुमाइंदे हैं और बड़े ज़ीरक नुमाइंदे, भाई किसान बोर्ड ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ा मैं मुतअस्सर हुआ था उनसे, और बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, और उसमें माहिरीन भी थे और उसमें किसान भी थे, उसमें हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, तो बहुत अच्छी गुफ्तगू की। तो इसी तरीके से किसानों के साथ बैठकर हुकूमत को ये सपोर्ट प्राइस तय करनी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल ठीक। दो राय हो। चलिए इन मौज़ूआत पर जाने से पहले एक ख़बर जो मैंने रोक रखी थी, आज एक इत्तला सुबह सवेरे आई कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि नए सिपा सलार से उनकी मुलाकात हो और इस सिलसिले में सदर मुमलिकत अपना किरदार अदा करें। तो खान साहब के करीबी हलकों से हेलो आए मैंने की, तो मालूम हुआ नहीं जी हमारी जानब से ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया गया। मज़ीद जांच पड़ताल की तो मालूम हुआ कि बीच के लोग जो बीच में खैर खाएँ, खैर खा जाते, उनकी ये ख्वाहिश है, सदर पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है या कुछ मुशतरका दोस्तों की। फिर दूसरा मामला भी चेक किया कि क्या अगर ये ख्वाहिश पहुँची जहाँ पहुँचनी चाहिए थी तो वहाँ से क्या जवाब आया। तो वहाँ से बड़ी दिलचस्प मालूमात मिली कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं उन्होंने भी 1-2 रोज़ क़याम किया मिलना था चाहते थे जुड़मा शहरों में, और उनको भी जवाब दे दिया गया था कि फ़िलहाल नंबर मसरूफ़ है, मिल नहीं सकते और ज़िम्मेदारियाँ और मामलात किसी और नहज पर पहुँची हैं। फिर कभी सही मुमकिनात तो हैं पाकिस्तान में, लेकिन सरे दस्त जवाब को मुस्बत में नहीं आया, ये खबर थी मेरी। असल में बात ये थी कि आर्मी चीफ जो है ना, आम तौर पर सियासतदान से जब भी कोई मिलते हैं किसी से तो वो हुकूमत से पूछ लेते हैं। ये भी इत्तला मिली कि प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया, पूछ लेते हैं और यानी या मिलकर इत्तला दे देते हैं। तो अब क्योंकि ये दौर जो है अजब है, इसलिए फितनों का दौर है ना, तो इसलिए उससे बचना भी ज़रूरी है। तो आर्मी चीफ जो हैं वो नहीं चाहते होंगे कि वो भी कोई ख़बरों का, क्या सराइयों का, चहमगोइयों का बायस बने और उनसे भी उनकी तो बड़ी इसमें क्लियर लाइन लेंथ है इसलिए सो फार। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि
जब भी मुलाकात होगी, और मुलाकात में कोई ऐसे मुझे को आर भी नहीं है नज़र आता। आर्मी चीफ जो हैं आखिर एक ज़िम्मेदार अदारे के सरबराह हैं, तो किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन मुनासिब ये होगा कि मुलाकात जो है वो बंद कमरे में ना हो, यानी खुफिया ना हो, खुली मुलाकात हो, और जो भी मिलना चाहता है और वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस में भी हो, हुकूमत को भी पता हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब ये बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाली बातें जो हैं ख़त्म हो जानी चाहिए। इनके नुकसानात होते हैं, लोग मुख्तलिफ बातें मनसूब कर देते हैं, और नुकसानात अब भुगत भी रहे हैं हम, और भुगत भी रहे साबका हैं। हुकूमत भी, मौजूदा हुकूमत भी, मुख्तलिफ रहनुमा भी भुगत रहे हैं। बाजवा साहब जो थे वो, उनकी मुलाकातें बहुत होती थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी मुलाकातों के ऊपर तो सीरीज चौधरी साहब ने छाप दी 3 कॉलमों की, और फिर ओन चौधरी साहब भी आ गए, मलिक अहमद खान साहब भी आ गए। हाँ, ये भी ठीक है, लेकिन कई फसाने, कई कहानियां। उनको जो वज़ीर-ए-आज़म थे, उनके वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उन्होंने ये इजाज़त दे रखी थी, बल्कि इजाज़त नहीं दे रखी थी, मेरा ख्याल उनको उनके ज़िम्मे ये काम लगा रखा था कि वो अपोजिशन से वो डील करें, और जहाँ भी कोई शिकायत हो। अगर तो ये बात दुरुस्त है तो फिर ये एतराज़ अब काहे को कि जी ये तो हमारे सामने कुछ और कहते थे, पीछे से छुरा घूम रहे अब थे। देखें, अब आप जब डिस्कशन कर रहे होते हैं ना बैठे, तो उसमें एक, अगर आप बड़ी बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप आर्गूमेंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसमें फिर आप किसी से कोई बात भी मनसूब कर सकते हैं। यानी एक जैसे अदालतों के रिमार्क्स होते हैं ना, प्राइवेट कन्वर्सेशन जो है उसको आप इस तरीके से तो फिर नहीं करते ना नशर। और अभी तो ये हमारे कई दोस्त कह रहे हैं बाजवा साहब पे, ये तो जनाब इंडिया से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे, तजारत खोलना चाहते थे, इसराइल के बारे में नरम रवैया रखना चाहते। ओ भाई, दुनिया बदल गई। हाँ, इसराइल का नरम रवैया कहाँ गया? देखें ना, अरबों का क्या मामला हो गया। और इधर यानी अगर खित्ते में अमन चाहते हैं, तजारती एक सरगर्मी अगर खित्ते के अंदर शुरू हो, सार्क मुल्कों के अंदर, तो उसमें भी कोई ऐसी बुराई नहीं है। लेकिन जब आप एक चुप 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 के बात को करते हैं, देख लीजिए रद्द-ए-अमल न कहीं आ जाए आपकी इसराइल आ जाए तो इससे क्या। मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब तक मुफाहमत नहीं होगी, मसाइल भी हल नहीं मसाइल हल नहीं होंगे, और हम वो अपनी, देखिए, हम इस खित्ते को डेवलप नहीं कर सकेंगे। और ये यानी हर वक्त जो है, ना बंदूक उठा के ना हम खड़े हो सकते हैं, ना वो खड़े हो सकते हैं। ठीक। अच्छा सर, ये देखिए, खैर वो अभी कल या बात हो रही थी ना अमित शाह की, बीजेपी के प्रेस, तो बाद में मैंने देखा, आपने भी, वो तो अमित शाह तो बेचारे 2 साल हो गए सदर नहीं रहे, अब तो कोई दूसरे साहब जो हैं, हाँ, बीजेपी के सदर हैं, वो सदर हैं। अच्छा सर, और मतलब बाकायदा इंतखाबात होते हैं, पार्टी सरबराह चुना जाता है, 2 टर्म्स से ज़्यादा रह नहीं सकता, 3 साल की टर्म होती है। तो इस लिहाज से तो फिर, और आज तो एक हमारी वो जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा, एक हमारी खातून जो हैं राना अयूब, अखबार राना अयूब, जिन्होंने उनको मिला है अवार्ड अमेरिका का, जो हमारा वाशिंगटन का प्रेस क्लब है, नेशनल प्रेस क्लब, उसने हाईएस्ट अवार्ड है, और उन्हें इससे प्रेस फ्रीडम अवार्ड भी मिल चुका है। उनको एक्नॉलेज किया गया। इस मौके पर वो तकरीब से मुखातिब थी, जहां उन्होंने ये नरेंद्र मोदी साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है, जो फाशिस्ट रजीम है इंडिया में, बिलखुसूस जो उसने गुजरात से मुजालिम से लेकर उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया था उसको बयान गुजरात को, और भेस बदल के, गुजरात फाइल्स भेस बदल के, और 8 कैमरे अपने जिस्म पे लगा के, और फिर उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की, और गुजरात फाइल्स के नाम से वो तहलका खेज जो किताब उनकी छपी, लाखों की तादाद में ये मुंबई पढ़ी से जा बुनियादी तौर पर बिल्कुल गुजरात में जो कुछ हुआ, मोदी साहब जब वजीर आला थे उस वक्त, तो बड़ी काबिल फ़ख्र खातून है, और मुसलमान भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, कमिटेड भी हैं आज़ादी के लिए, और अपने उन लोगों के नाम उन्होंने कर दिया है अवार्ड, जो अभी पर जेलों में हैं, और कीमत भी अदा करना जानती हैं, दुनिया भर में उनकी आवाज़ गूंजती है। बिल्कुल ठीक सर, तुम्हारा राना अयूब को मुबारकबाद हमारी तरफ से भी, एक इस्तारा है बिल्कुल वो। अच्छा सर, ये देखिएगा, हम भी उनको सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल। ये इस वक्त हमने चूँकि कराची से बात करना शुरू की थी, तो जनाब हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो हमें मिल गए हैं, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और बड़े सरगर्म हैं कराची की सूरत-ए-हाल से। अमीर जमात इस्लामी कराची आपको खुशामदीद कहते हैं जी। आपको जहमत दी है कराची की सूरत-ए-हाल पर, जहाँ पर एक डेडलॉक किसी कैफियत है, सियासी जमातें एक दूसरे से मिल रही हैं, आपकी मुलाकात हुई है मुत्तहिदा के वफ़द से भी, फिर PTI ने भी आपसे राब्ते किए हैं, तो मुत्तहिदा आज आपसे मिली, तो उसमें आपके और उनके बीच को कंसेंसस नहीं हो पाया? वो क्या हल्का बंदियों पर आपकी हिमायत चाहते हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम शामी अस्सलाम। साहब और शामी साहब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग आए थे और उनका तो बहुत ज़्यादा वाज़े मौक़िफ़ है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए। हल्का बंदियाँ तो बहाना है, असल में तो इलेक्शन का ना होना निशाना है। तो इसलिए उन्होंने ज़ाहिर है कहा कि हल्का बंदियों में मसला है। हल्का बंदियों में तो मसला है, उसको तो हमने उठाया था, बात भी की थी, कोर्ट भी मगर गए। हाफिज साहब ये बताइए मुझे कि हल्का बंदियां तो इलेक्शन कमीशन करता है ना, जी हाँ। और उस पर एतराजात भी दाखिल किए जा सकते हैं। जी तो जब ये आपने हल्का जैसे बंदियां इलेक्शन कमीशन कर रहा था, उस पर सियासी जमातों ने जो आज मोतरज हैं एतराजात दाखिल किए थे और उनको मुस्तरद कर दिया गया था। जी ऐसा ही है। हल्का बंदियों के लिए होता यह है कि उसके 2-3 प्रोसेस होते हैं, जिसमें सिंध हुकूमत यानी जो भी हुकूमत होती है वो एक तजवीज़ बनाती है और इलेक्शन कमीशन उसको फिर लेकर आगे बढ़ाते हैं, और उस पर एतराज़ की भी एक मुद्दत रखी जाती है। तो एतराज़ की मुद्दत रखी गई थी, हमने भी एतराज़ किए थे, कुछ चीज़ों पे हमारे एतराज़ को माना गया था, कुछ चीज़ों को नहीं माना गया था, और बाकी हल्का बंदियाँ अच्छी नहीं हुई, बहुत खराब हुई हुई हैं, ये बात दुरुस्त है। मगर मगर अब इसको चेंज हुकूमत कर सकती है या इलेक्शन कमीशन करेगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन करेगा, हुकूमत तो तजवीज़ कर सकती है यही अपनी। तो सिंध हुकूमत भी और कह रही है ना जी। असल बात यह है कि अगर इस वक्त तजवीज़ किया जाए कानूनी तौर पर, तो इसकी कोई जवाज़ नहीं है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो दोबारा से कोई तजवीज़ बनाकर दे दे। यानी और आपका तजवीज़ ख्याल का है कि जो हल्का बंदियां हुई हैं उन पर आप मुतमईन नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आप चाहते हैं कि इंतखाबात उन्हीं हल्का बंदियों की बुनियाद पर और मुकर्रर वक्त पे हो जाए? जी बिल्कुल। देखें, 2.25 साल हो गए इंतखाबात नहीं हुए, हल्का बंदियां भी दुरुस्त नहीं है, वोटर लिस्टें भी ठीक नहीं है, मर्दमशुमारी ज़ाहिर है कि ठीक नहीं हुई, तो पहला स्टेप तो वही था। लेकिन भाई इन सब के बावजूद 2018 का इलेक्शन हुआ था ना कौमी, इससे पहले 2015 में भी हल्का बंदियां ठीक नहीं थी, तो एमक्यूएम तो कह रही थी, ठीक और ना ठीक करने वाले खुद थे ये। तो मतलब ये है कि सिर्फ इस बात को वजह बना के आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी तो ये काम कर रही है और एमक्यूएम उनके साथ मिली हुई है। हमारा एतराज ये है कि अब जो भी है इलेक्शन कराइए और उसके बाद फिर चीजों को देखेंगे। अच्छा, और फिर ये बताएं, पीटीआई आपसे क्या मांग कर रही थी, क्योंकि आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या तय पाया? नहीं, मुलाकात नहीं, वो खुर्रम शेर जमान साहब का फोन आया था और उन्होंने बात की कि यार देखें ये तो एक मरतबा फिर इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि यार हम क्या कोई मुश्तरका कोई चीज करें इस पर। हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अपनी पार्टी में इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, इसलिए कि आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग तो खुद भी इलेक्शन नहीं चाहते। वजह यह है कि एक तरफ आपके यहाँ से कोई आदमी पिटीशन फाइल करता है कि इलेक्शन कराओ और दूसरा कहता है कि इलेक्शन नहीं कराओ। इलेक्शन कमीशन में जो फाइनल हियरिंग थी उस पर जमात इस्लामी एक तरफ थी और पीटीआई, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तीनों एक तरफ थे, और तीनों ये कह रहे थे हम इलेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन इस लिस्ट की मौजूदगी में इलेक्शन कैसे होगा। यानी खुद पीटीआई का मौक़िफ़ यही था। बल्कि 24 जुलाई को जब पहली मरतबा इलेक्शन तय हुआ था तो बाकायदा हाई कोर्ट में पीटीआई, जीडीए, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी सब लोग गए थे कि इलेक्शन ना हो। इसलिए मैंने उनसे ये कहा कि पहले आप ना कंफ्यूजन दूर करें, वरना फिर यही होता है कि आधे कुछ लोग हल्कों का ये मानना है कि शायद किसी अलायंस की बात भी हो रही है, पीटीआई जमात इस्लामी या जमात इस्लामी किसी और सियासी जमात के साथ भी अलायंस कर सकती है इन बल्दियाती इंतखाबात में, दुरुस्त है ये बात? असल में अभी तो जो सारी नॉमिनेशन हो चुकी हैं, जाहिर है कि नॉमिनेशन से पहले एडजस्टमेंट वगैरह के लिए बातचीत की जाती है। हमने हर जमात से जो भी इस तरह से होता है लाइक माइंडेड या कोशिश की, लेकिन पीटीआई के दोस्तों का उसका ख्याल यह था कि वो क्लीन स्वीप कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें जरूरत नहीं है कि वो हमारे साथ अलायंस करें या कोई एडजस्टमेंट करें। अलायंस नहीं, एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, अलायंस तो जाहिर है हो भी नहीं सकता। तो फिर हमने कहा ठीक है आप क्लीन स्वीप कर लें, फिर उसके बाद देख लेंगे। तो हाफिज साहब आपको क्या तवक्कुआत हैं इलेक्शन से? इलेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वर्किंग भी है, काम भी कर रहे हैं, और आप लोग जाहिर देख रहे होंगे कि हम कई साल से मुसलसल कराची के जेन्युइन इश्यूज पर बात कर रहे हैं, और इसका रिफ्लेक्शन आपने जेंटलमैन वोट के इंतखाबात में देखा। हमने एमक्यूएम से 1/3 ज्यादा वोट हासिल किए, और उसके बाद तो फिर हमारा वो धरना हुआ था तारीखी, जो आपको याद है 29 दिन चला था, और मुसलसल हम मैदान में मौजूद हैं। और जो पब्लिक ओपिनियन के पोल्स हुए हैं जो गैर जानिबदार हल्कों ने करवाए हैं, उसमें 51% लोगों का कहना है कि जमात इस्लामी का मेयर आना चाहिए, मेरा नाम लोगों ने दिया, जबकि दूसरी चॉइसेस भी मौजूद थी तमाम पार्टियों की। तो इसलिए जमात इस्लामी कॉन्फिडेंट है, हम तो काम कर रहे हैं, और इस वक्त तो बिल्कुल एक ट्रेंड है, हर पार्टी के लोग, चाहे पीटीआई हो चाहे पीपल्स पार्टी, इवन कुछ लोग ऐसे होंगे और एमक्यूएम के, वही कहते हैं यार बल्दिया में जमात इस्लामी को आना चाहिए। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। आप अब फिर धरना दे रहे हैं या एहतजाज कर रहे हैं 9 को? नहीं, कल 9 तो खैर वो आप कल कर, वो एमक्यूएम करें, ठीक। सेविंग प्रोग्राम रखा हुआ है। हम तो कल सीएम हाउस पे धरना दे रहे हैं कि क्लियर करें, आप बिल्कुल वाजे और दो टोक तौर पर ऐलान करें कि इलेक्शन हो रहा है, ये
कंफ्यूजन दूर करें। यानी ताकि एक लोग धरना अपनी है तैयारी- इंतखाबात कराने के लिए, जी, जी, दूसरा है न इंतखाबात कराने के लिए। उनके जी, बकौल। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ये- ऐसा ये हाफिज साहब के बिल्कुल बकौल वाज़ेह है हाँ, ठीक। कि दूसरा धरना ना कराने के लिए मुत्तहिदा के दोस्त ये कहते हैं हल्का बंदियां। वो तो खैर हो गई ना, आगे चले ना फिर। ठीक, हाँ। बहुत 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 शुक्रिया जनाब हाफिज नईम और रहमान साहब, आपके कीमती वक्त का। मोहम्मद जुबैर साहब भी सुन रहे थे उनकी गुफ्तगू, हर साबिक वक्त गवर्नर का, सिंध हैं। हर चीज का एक वक्त है। हल्का बंदियां हुई, इलेक्शन कमीशन ने की, उन पे एतराजात दाखिल हुए, आगे बात चली। अब जब एक बिल्कुल सूरज ढलने वाला हो, आप उस वक्त कहें कि मुर्गे का जगाओ के अजान दे, तो बड़ी अजीब सी बात है। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम। सालिस तो नून लीग थी, लेकिन ये डेडलॉक खत्म नहीं हो सका, क्या वजह बनी है जी? नहीं, डेडलॉक कोशिश तो कर रहे हैं। वो आपको याद है 1-2 दिन पहले अयाज सादिक टीम के साथ आए थे और बातचीत हुई थी, मुत्तहिदा से भी उनके जो कंसर्न्स हैं। अभी एक आध दिन में मेरा ख्याल है काफी ब्रेक थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप इलेक्शन चाहते हैं या इनको मुअख्खर करना चाहते हैं? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जी मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ इलेक्शन हो कि 15 जनवरी को हो जाए। जी देखे ना, एक दफा 2 दफा अब आप अभी मैं बात सुन रहा था, एक तो या तो हम उसकी अफादियत अगर इलेक्शन की हम समझते हैं कि बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है, जो कि होता है और जो कि डेमोक्रेसी की एक एसेंस है, और खास तौर पर ग्रास रूट्स लेवल पर अगर हम कहते हैं कि लोगों के मसाइल हल उसी तरह से होंगे, तो डिले करना, पोस्टपोन करने का मतलब ये है कि अवाम के मसाइल को हम कह रहे हैं कि जी अभी चलने दें क्योंकि कुछ चीजें नहीं हुई हैं। 2018 का भी जब इलेक्शन हुआ था तो एमकेएम को कंसर्न था उस वक्त भी हल्का बंदियों का, और सेंसस हुए थे 2017 में उसके हवाले से, तो फिर भी उन्होंने हिस्सा लिया था। आपकी भी कुछ तैयारी है? कोई कैंडिडेट आप भी खड़े कर रहे हैं या सिर्फ साजिश ही हैं? नहीं, हमने किए हैं, पीएमएलएन ने किए हैं। इससे पहले का जो हुआ था 2015 में हुए थे शामी साहब, तो 2015 में जब हुए थे तो एमकेएम जाहिर है सबसे ज्यादा उनको सीटें मिली थी, उसके बाद पीएमएलएन ही था और पीपल्स पार्टी हमारा बिल्कुल तकरीबन बराबर थे। तो हमारा काफी हल्के ऐसे हैं जिसमें हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और होने चाहिए। तो साहब एक जमाने में तो कराची मुस्लिम लीग का शहर था और पाकिस्तान बनने के बाद मतवातर कई साल तक मुस्लिम लीग का झंडा गड़ा रहा यहाँ। पुरानी बात कर रहे हैं सर, तो अब भी कुछ आप करें ना, अपने झंडे को भी तो कोई मुत्तहिदा का गाड़े ना कहीं। मुत्तहिदा का जोर हुआ, फिर पीटीआई नजर आई। एक चीज जो है यहाँ की सियासत को अगर आप देखें तो हमारे इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनको तकरीबन अब 15 साल हो जाएंगे हुकूमत में। हमारे लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इनकम्बेंट के खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो क्योंकि आप ये कहते हैं ना कि हम इनसे अच्छा करेंगे, तो वो तो हैं, हमारे इत्तेहादी भी हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी सेंसिटिव पोजीशन। इत्तेहादी तो वफाक में है ना, बल्दिया में थोड़ी है। नहीं, लेकिन हम उनको वो उस तरह से तो नहीं क्रिटिसाइज कर सकते जिस तरह से। अरे देखिए ना सर, एक मसला ये है कि मुत्तहिदा तो बड़ी सीधी बात कर रही है ना कि हल्का बंदियों वाले जो मामला है वो हल करें, उसके बगैर इलेक्शन में नहीं जाना। और अगर ऐसा ना हुआ, ना सिर्फ वो धरना देंगे बल्कि इत्तिहाद छोड़ने की धमकी तक वो अल्टीमेटम दे रहे हैं। तो इत्तिहादियों की बुनियाद पर तो आपकी सरकार कायम है, तो वो क्या है वो फार्मूला जिसकी बुनियाद पर आप उन्हें राम कर लेंगे? उनका एक बड़ा बुनियादी शर्त है ये। देखिए, एमकेएम की सियासत आपने भी फॉलो की है और हमने भी फॉलो किया है। 1988 से लेके सिर्फ एक दौर आया था 2013 का जिसमें वो वफाक में हुकूमत में नहीं थे जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई, और वो फैसला था चूंकि ऑपरेशन करना था कराची में, तो इसलिए उनको हमने इनवाइट नहीं किया था वफाक में ज्वाइन करने के लिए। जैसे ही ऑपरेशन हमें पता शुरू होगा तो मसाइल पैदा होंगे, वरना एमकेएम की हमेशा से, चाहे 88 ले लें या कोई भी आप दौर ले लें, उनकी हमेशा से उनकी बहुत सी कंसर्न्स और डिमांड्स आई हैं, कुछ जेन्युइन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि देखें, इस वक्त भी अगर आप सूरत हाल देखें, वफाक में हमारी हुकूमत है पीएमएलएन की, और गवर्नर जो है वो एमकेएम को मिला हुआ है, और आप देख रहे हैं कि वो एमकेएम के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके सियासी फायदा भी होगा उनको। तो जहाँ कोई चीजें नहीं होती हैं तो उनको बहुत ही फायदा भी है। यही एमकेएम को समझना चाहिए कि अगर वो धरना देंगे और हुकूमत से निकलेंगे तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या हो सकता है कि आपको गवर्नर एक पीएमएलएन ने
बावजूद इसके कि वो वफाक में हैं और अपनी मर्जी का जहाँ लगा सकते थे मुस्लिम लीग यानी को अगर stop कर धरना देंगे जी और या वफाकी हुकूमत छोड़ेंगे तो फिर गवर्नर बदला भी जा सकता है। जाहिर सी बात है, वो तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि वफाक जी में सरकार कैसे रहेगी? नहीं, वो दो तो अलग वोट बात हैं, है ना। क्यों? नहीं, वफाक में सरकार रहेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरे नहीं तो मैं नहीं कह रहा कि एमकेएम उस हद तक जाएगी कि आप अपने एमकेएम को अपोजिशन से वोट ले लेंगे, राजा साहब जो हैं, कहाँ से वोट राजा रियाज वो काउंट होंगे? होंगे। वो तो वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी है ना, पार्लियामेंट्री पार्टी का असूल जो पीएमएल-क्यू के लिए पंजाब असेंबली में था, ठीक है। तो वो पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी अगर फैसला करेगी उधर की मेजॉरिटी राजा रियाज की सरबराही में, तो उस पर तो कोई कदर नहीं है। जुबैर साहब ये बताइए कि आप माशाल्लाह मरियम जो हैं वो हो गई वो मैं सीनियर ये वाइस मौजू अगर थोड़ी देर के लिए प्रेसिडेंट। रोकूं, क्योंकि ब्रेक एक आ गई है ना जुबैर साहब। ये तो था कराची का मामला, असल जिसके लिए आपको जहमत दी है। अब तर्जुमान भी हैं नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने वापस भी आना था, अभी तक नहीं आए। फिर मरियम साहबा को नई अहम जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं। इस हवाले से आपसे बड़ी तफसीली बात करनी है। अगर आप ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन कर सकें तो आई विल बी थैंकफुल। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ गवर्नर सिंध जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तर्जुमान है नवाज शरीफ साहब के। और हमने ब्रेक से पहले इस मौजू को डिस्कस किया था हल्का सा कि मरीम नवाज साहबा के ज़िम्मे अहम जिम्मेदारियाँ हैं, सीनियर नायब सदर भी हैं, ऑर्गेनाइज़ भी करेंगी पार्टी की, और इससे उनके पार्टी सदर बनने की राह हमवार होगी और फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी। ये मुद्दा है सर अगला जिससे ज़ुबैर साहब की आज हमने बात सुननी है। ये तो आपने ऐसे ही टुकड़ा लगा दिया। कैसे सर? सदर बनने की राह हमवार होगी। सर उनकी पार्टी का आइन कहता अगर है। सीनियर नायब सदर हाँ जी, सदर बन सकता तो शायद खान अब्बासी न बन जाते। सर बिल्कुल बन सकते थे। उनकी पार्टी का आइन कहता है कि सदर बनने के लिए या सरबराह बनने के लिए सीनियर नायब सदर होना जरूरी है। नहीं, वो तो कायम मुकाम मैं तो बनने के उस लिए। बुनियाद पे बात कर रहा हूँ नहीं, सर। ऐसा नहीं करता सर हाँ। अब जुबैर साहब जी जनाब अस्सलाम वालेकुम दोबारा। जी, अस्सलाम वालेकुम। आइए फरमाइए कि मरियम जो हैं अब ऑर्गेनाइज करेंगी पार्टी को, सीनियर नायब सदर भी हो गई हैं और जामी साहब के बकौल सदर बनने की राह हमवार भी हो गई है। तो फिर आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को और आपका किरदार क्या होगा? आपको भी तो बड़ा मुतहर्रक होना होगा। जी, एक तो देखें शामी साहब, इलेक्शन ईयर है, सबसे बड़ी बात ये है, और जो वर्कर्स और सपोर्टर्स हैं अक्रॉस पाकिस्तान पीएमएलएन के, वो उनकी सबकी एक किस्म की ख्वाहिश पूरी हुई है कि मरियम नवाज को कोई अहम ओहदा दिया जाए। ये काफी अरसे पहले की बात है, 2019 वगैरह से लोग कहते थे कि जी वो वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ को 10-12 हैं, तो उनके पास कोई फैसला साजी भी होनी चाहिए कि जिसमें वो डिलीवर कर सकें। और क्योंकि वो सबके पास पहुंच रही थी, वो पूरे पाकिस्तान में जा रही थी। आपने देखा 2019 में जब कोई भी नहीं निकलता था तो मरियम नवाज उस वक्त निकलना शुरू किया था। और फिर गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या आजाद कश्मीर, वो तो का ठीक है इलेक्शन आपकी हो, बात, लेकिन PDM फैसला कौन अब किरदार मिल गया उनको? अब मिल गया, चीफ ऑर्गेनाइजर हो गए हैं, तो फैसला साजी उनका। पहले तो वो गुलबर्ग लाहौर के नहीं सेक्रेटरी जनरल लगा सकती थी, बावजूद इसके कि वो जो भी उनकी वो सपोर्ट थी या वो जितनी भी पॉपुलर थी, तो उनके वज़ीर खजाना तो आप साथ होंगे साथ फिर। फैसला साजी भी मिल गई है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए जुबैर साहब भाई मरियम के वज़ीर खजाना तो फिर आप होंगे। एक तो मैं वो वाजे कर दूं, वो जो जामी साहब कह रहे थे, जामी साहब कह रहे थे, वो मैं वाजे कर दूं, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा कहेंगे क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं की थी। अभी सदर बनने का सदर जो है शहबाज शरीफ साहब हैं, और अभी कोई ऐसा फैसला नहीं है कि वो सदर नहीं रहेंगे। सो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किया कि राह हमवार हो गई है, जो आईनी पार्टी का आईन दस्तूर कहता है। वो तो कहते हैं राह तो हमवार थी हमेशा। चलिए अच्छा, ये एक नुक्ता और वाजे करें सर, ये मरियम साहबा फिर अब जब इतनी अहम जिम्मेदारियां मिल गई तो फिर कब वापस तशरीफ ला रही हैं पाकिस्तान में? तो देखें, बहुत जल्द आएंगी मरियम नवाज, बिकॉज जाहिर है ऑर्गेनाइज लंदन से तो बैठ के कर नहीं सकती। और आज उनका एक जो बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है कि वो पाकिस्तान में हर जगह जाएंगी, जो कि जाहिर सी बात है सिर्फ लाहौर बैठ के तो सियासत नहीं कर सकती, और जिसको कहते हैं ना कि 24/7 सियासत करेंगी, हर तबके फिक्र के लोगों से मिलेंगी,
पार्टी के वर्कर से मिलेंगी, लीडरशिप से मिलेंगी, और बहुत से पार्टी में ऐसी चीजें हैं जो कि पोजीशंस हैं जो पिछला साल जब खत्म हो रहा था जुबैर साहब, तो ये खबरें बड़े जोरों शोर से सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब भी वापस आने को तैयार हैं और जल्द बस पहुंचा चाहते हैं। ताखीर का की होगी उन्हें भी? देखिए, वो एक तो नवाज शरीफ साहब की वापसी भी 2023 में, लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो लिंक्ड है इलेक्शन से एज मच एज पॉसिबल। जाहिर सी बात है वो आएंगे तो जल्द अज जल्द, लेकिन बेस्ट टाइम मेरे अपने ख्याल में वो होगा जब वह आप ये फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस तब पहुंचेंगे जब इलेक्शन सर पर होगा? नहीं, सर पर तो नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम इम्पैक्ट होना चाहिए ना उनके वापस आने का। ये मुआशी बहरान है मुल्क को, फिर ग्रैंड डायलॉग की बातें भी हो रही हैं। आर्मी चीफ ने भी एक स्टेटमेंट दी कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, तो इस सिलसिले में कोई खैर खा एफर्ट्स कर रहे हैं कि मिल बैठें, कोई हल निकले? सियासी तौर पर भी डेडलॉक जो पीटीआई नून लीग के बीच है। पीटीआई सिर्फ नहीं है ना, बाकी सब साथ ही बैठे हुए हैं, सारी जमातें तो हैं। अब एक पार्टी अगर नहीं है तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी मिल बैठ के उनको भी साथ बनाए। और मैं जामी साहब, मैं इस चीज को मैं एग्री भी नहीं करता। मईशत का कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की जो डिफरेंसेस होते हैं वो इकोनॉमी के बेसिस पर होते हैं, और ये नहीं कि कोई राइट होता है, कोई गलत होता है, रॉन्ग होता है। भाई किसी की पॉलिटिक्स में प्राइवेटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड। कोई कहता है नहीं, हुकूमत के जिम्मे ही होना चाहिए। कोई तो आप यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी के हामी नहीं है? क्योंकि हर एक अपना आपने देखा मिफ्ता इस्माइल और आपकी जाती राय ले रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं आप। जी जी, इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज में फर्क, एक ही पार्टी के दो थे ना, तो ये तो नहीं कह सकते कि जी एक ही तरीकेकार होता है वे फॉरवर्ड इकोनॉमी का। ये बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है इसमें लोगों की एक वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो एसेंशियल एलिमेंट्स को डिफाइन करती है ना, कि जी आपका एक किस तरह से सस्टेनेबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना चाहिए, पार्लियामेंट खुद मुख्तार होना चाहिए, मिलिट्री का कोई रोल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मईशत पर आप कोई एक रास्ते से जाना चाहता है, दूसरा दूसरे रास्ते से जाना चाहता है। जुबैर साहब, मगर मसला ये है ना, जैसे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रही, अदारे जो यानी बोझ बने हुए हैं उनको आप अपने पीठ से उतार नहीं पा रहे। इसी तरीके से मतलब बाद फंडामेंटल्स ऐसे हैं, रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही, टैक्स नेट जो है वसी नहीं कर पा रहे, तो इसलिए बात होती है कि अगर इन चीज़ों पर कोई इत्तफाक हो जाए तो अच्छी बात है। शामी साहब 5 साल मुस्लिम लीग की भी हुकूमत थी, 2013 से 2018, फिर पीटीआई की हुकूमत थी, अभी पीएमएलएन लेड एक इत्तेहादी हुकूमत है। तो किसने रोका हुआ है कि टैक्स रिफॉर्म्स ना करें? ये तो मेरा ख्याल है बहाना है कि जी टैक्स रिफॉर्म्स, अगर सारों की सपोर्ट हो जाएगी तो फिर टैक्स रिफॉर्म्स। मतलब आपका ख्याल है हुकूमत को जरूरत है फैसले करने चाहिए? एब्सोल्युटली। देखे ना, जब आप हाथ खड़ा करते हैं कि मैं हुकूमत में आने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है ना। ये तो डेमोक्रेसी, वो मार्शल लॉ तो नहीं है कि जी कोई आगे से ऑपोजिशन ही ना हो। तो अब आप मुझे बताएं, आप ये जो इकोनॉमी है जी, इसमें को आप इसको संभलता हुआ देख रहे हैं? देखिए जी, अभी इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही गंभीर है। 2 चॉइसेस हैं हुकूमत के पास, एक है आईएमएफ के थ्रू जाने का और एक है आईएमएफ के बगैर। दोनों में मुश्किलात हैं, एडिशनल मुश्किलात, मतलब कि अगर आप आईएमएफ के बगैर आगे बढ़ेंगे तो महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी और रुपया भी नहीं रुकेगा, काफी तेजी से गिरेगा। और अगर आप आईएमएफ के प्रोग्राम के थ्रू जाएंगे तो फिर वो कंडीशंस आपको इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगी। मिसाल के तौर पर आपको रुपए को भी खुला छोड़ना पड़ेगा और आपको बिजली भी बढ़ानी पड़ेगी और आपको पेट्रोल भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वो दोनों तरफ से अब, लेकिन आईएमएफ ना जाना ज्यादा खराब होगा बजाय के आईएमएफ के थ्रू जाना। इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं इस वक्त। तो फिर इस तनाजुर में जो सियासी तौर पर आपको नुकसान हो रहा है या होगा, उसके हंगाम तो फिर जल्द इलेक्शन के आप और आपकी जो इत्तेहादियां ख़्वाह नहीं होंगे? देखें ना, इसी मसले पर एक सारा स्टिकिंग पॉइंट है कि क्या मईशत पहले 2-3 महीने में खराब, ज्यादा महंगाई को बर्दाश्त कर सकेगा, अनपॉपुलर डिसीजंस हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, और उसके बाद एक अच्छा वक्त आएगा। जाहिर है डार साहब की थिंकिंग ये है कि 2-3 महीने की मुश्किलात होंगी, उसके बाद ईज आउट होना शुरू हो जाएगा। जब तक इलेक्शन होंगे
तो हम जब अवाम के पास जाएंगे तो हम सफरात बता सकेंगे कि वो जो मुश्किल फैसला था उसके नतीजे में आप देखें अच्छाई आनी शुरू होगी। दूसरी चीज ये है कि ये मुश्किल फैसले हमें बताने की, अवाम को कन्विंस करने की ये जरूरत है कि ये जो मुश्किल फैसले हैं ये उसी वक्त सूदमंद होंगे जब कंटिन्यूटी होगी और पॉलिसीज, यानी कि इलेक्शन के बाद उसी एक राय ये भी आई कि मुश्किल फैसले हैं सियासी जमातें नहीं लिया करती, तो टेक्नोक्रेट सेटअप की जो पुरानी ख्वाहिश है उसको रिवाइव किया जाए, कुछ ऐसा 4 दफा तो आ चुकी है टेक्नोक्रेट सेटअप। मतलब मिलिट्री रूल क्या होता है? जब मुशर्रफ साहब आए फिलहाल भी कोई गुंजाइश पैदा हो रही है? नहीं देखे ना, वो तो एक फेलियर था ना, उसमें आके उन्होंने कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस नहीं दिए थे। ज़ुबैर साहब आपने आज तफसीली वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक आया चाहती है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, 2 बड़े अहम और मौज़ूआत रह गए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब हमारी कुलीग रही हैं, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, सहाफ़ी मोहतरमा सैयदा मशल बुखारी साहिबा कैंसर के मद से नबर्द आज़मा हो रही थी और फिर जान की बाजी हार गई हैं कल। अमीर अब्बास साहब हमारे साथी कुलीग हैं, उनकी अहलिया थी और हमारे साथ करियर का आगाज़ किया, तो बड़ी फ़ाइट की उन्होंने कैंसर से और तकरीबन रिकवर भी कर गई, लेकिन दोबारा जब थोड़ी शिकायत हुई तो मालूम हुआ कि ये नासूर पूरे जिस्म में फैल चुका है। तो आज मॉडल टाउन में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई है। तमाम जो हमारे मीडिया के साथ ही सहाफ़ी दोस्त वहाँ मौजूद थे, जी सब वहाँ मौजूद थे, तो उनको अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें हमेशा हम अच्छे अल्फाज से याद करेंगे। खूबसूरत शख्सियत थी, खूबसूरत इंसान थी, वहाँ हाजिर नहीं हो सका, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए। दूसरा ये फवाद चौधरी साहब हैं, ये कह रहे हैं जी जो पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ का बहरान पैदा हो चुका है, ये तासुर की अदालतें फ़ौज के ज़रिए असर फैसले देती हैं और आर्मी चीफ फ़ोन पर चीफ जस्टिस को बताते हैं कि क्या फ़ैसला करना है, इंतहाई तबाहकुन असरात का हामिल है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का कोई मौक़िफ़ सामने ना आना मामलात की संगीनी का इजहार है। ये क्या चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर बयान दे, उलझ जाए? हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगी तो उलझाव मजीद बढ़ेगा, क्योंकि क्या क्या लोग कहते हैं, क्या क्या नहीं कहते। अदालतों के फैसले बोलते हैं जजों के, अदालतों को अपने फैसलों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। वैसे तो नए साल के शुरू में उन्होंने 2 शेर भेजे थे फवाद चौधरी साहब ने, वो पढ़ देता हूँ आपको। क्या सितम हो के नए साल को चल दें हम लोग और ताक़ुब में वही रोग पुराने लग जाएं, और उम्र रफ्ता को तेरे शहर के बाजारों में ढूंढते ढूंढते मुमकिन है ज़माने लग जाए। ये उन्होंने सही अपने जज्बात की अक्कासी भी किया, तर्जुमानी भी की है। जजों को भी इस काम पे लगाना चाहते हैं कि वो अपना और तो और फवाद साहब ख्वाजा आसिफ साहब के साथ भी ट्विटर पर उलझ गए। उन्होंने कहा जी 8 बजे जिन मुल्कों में मार्केटें बंद होती हैं वहाँ बच्चे कम पैदा होते हैं और ज़्यादा पैदा होंगे। हाँ, तो कहते हैं कम पैदा होते हैं। नहीं उलट काम है यहाँ इस पर जब लोग घर पे रहेंगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे। इस पर फवाद चौधरी साहब ने बड़ा जुमला कहा, साहब मैं क्या रिपीट करूँ, उसे मुनासिब नहीं रहता। चलिए वो तो सियालकोट में शायद ऐसा ही होता, ट्वीट चला दें आप, लेकिन क्या कहा जा सकता है। ये तो आप देखें ना, अब वो मुर्गी महंगी हुई, लोग चौंक है में इतना संजीदा नहीं। मैं कह रहा हूँ रहनुमाई करे, अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई एक बात सुने, क्या कह रहे हैं हमारे जो वजीर हैं, हाँ जी, वो कहते हैं पहलवान वजीर है हाँ जी, वो मुर्गी महंगी हो रही है ना, तो वो कहते हैं कुकड़ी खाना छोड़ दें क्योंकि इसमें जो पोल्ट्री फीड इस्तेमाल होती है वो मुज़र सेहत है। भाई दुनिया एक सेहतमंद खुराक है, प्रोटीन उसमें होती है। आपको अब क्या सूझी है, आप फ्रांस की मलका की तरह पूछ रहे हैं केक खाएं। अच्छा, उनकी बेल हो गई, आप बता रहे थे मुझे। चौधरी अशरफ साहब जो है, मैंने साहिवाल के उनकी जमानत कल बात कर लें उस पर, FIR पढ़ें, शर्म आती है। चलिए आज के लिए नाज़रीन इतना ही, कल इस पर मजीद बात करते, कुछ पेंडिंग मौज़ूआत भी रह गए। अल्लाह हाफ़िज़।